आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 की अंग्रेजी। तो हम अंग्रेजी का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उनके मीनिंग, क्वेश्चन आंसर भी मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। तो हम चलते हैं चौथे पार्ट पर। आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका चौथा पार्ट है ये, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये एक रियल स्टोरी है जो एक छोटी बच्ची की लिखी हुई डायरी है, उसके अंश इसमें दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो बच्चे मीनिंग याद नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत ही समय ज़ाया कर रहे हैं। तो आप मीनिंग ज़रूर याद कीजिए। 10 मीनिंग जो है मैं पिछले के वीडियो में मैंने आपको मीनिंग उपलब्ध कराए थे, और इस वीडियो के बीच में मैं आपको इस चैप्टर के सारे मीनिंग जो आपको उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। तो वहाँ से आप वीडियो को रोक करके आप आराम से मीनिंग नोट कर सकते हैं। और बच्चों, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश को बिना मीनिंग याद किए आप नहीं सुधार सकते। अगर आप कोई और रास्ता देखते हैं इंग्लिश का कुछ रट करके 2-4 प्रश्न करके पास करने का, तो भविष्य में आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। आगे कंपटीशन में आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए ग्रामर और मीनिंग ज़रूर याद किया करें। तो यहाँ पर हम पहले ये जानते हैं, बिफोर यू रीड, हम पाठ को शुरू करें इससे पहले जब हम कुछ इसकी भूमिका जानते हैं। तो एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जो इसका पूरा नाम था, 12 जून 1929, फरवरी मार्च और 1945, तो फरवरी मार्च में, यानी ये उनका जीवन काल है। 1929 12 जून 1929 से जो है वो फरवरी मार्च 1945 तक का। वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। तो वो एक जूइश गर्ल थी, जर्मनी में पैदा हुई। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली। तो जर्मनी में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है वो युद्ध के दौरान जो है वो अपने परिवार के साथ कहीं छुपी हुई थी। तो उस समय जो है उसने ये डायरी लिखी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जब एम्स्टर्डम के अंदर जो है वो, जब जर्मन का वहाँ प्रभाव हो गया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेदरलैंड्स में, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। तो उनको जो है उसके परिवार को एम्स्टर्डम में आना पड़ा, उनको वहाँ पर मूव होना पड़ा। आफ्टर द नाजीज जेंड देयर पावर इन जर्मनी। और जब नाजियों का जो है जर्मनी में कब्जा हो गया, बट वर ट्रैप्ड, और जब उनको पकड़ लिया गया, व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नेदरलैंड्स। और जब नेदरलैंड में उनकी ज़्यादा अत्याचार बढ़ गई, उनका वहाँ पर काम धंधा ज़्यादा बढ़ गया, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। और जब वहाँ पर ज्यूइश की जो है वो पॉपुलेशन थी उस पर उनके अत्याचार जब ज़्यादा बढ़ गई, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 42 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो उनका परिवार जो है वहाँ से छुपते छुपाते 1942 में जुलाई में जो है वो उसके पिताजी जो थे, पिता थे ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में जो है उनके ऑफिस की बिल्डिंग एक भवन में, जब वहाँ उसमें जो है वो छुप गए किसी कमरे में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वहाँ छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बेट्रेड। तो वो जो उनका समूह था, उनका जितने जो लोग थे वहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ आवर सिस्टर। और वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ पर उनको बहुत भीड़ भाड़ वाले कैंप के अंदर वहाँ पर जो विस्थापित कर दिया गया, तो वहाँ पर टाइफाइड से जो है बर्गन बेल्सन में जो है वो उसकी सिस्टर और उसकी डेथ हो गई कुछ ही समय के बीच में। मार्गोट फ्रैंक जो उसकी बड़ी बहन थी, हर फादर, उनके पिता थे ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो उसके पिता जो है वो केवल एक ही उनके परिवार में बचे थे जो सर्वाइव कर पाए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो वहाँ पर एम्स्टर्डम लौट गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उन्होंने पाया कि उसकी जो डायरी है वो उनको मिली, तो वो सुरक्षित बच गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। उन्होंने माना कि ये तो एक बहुत ही अलग प्रकार का, अद्वितीय उसका लेखा जोखा है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उन्होंने इंग्लिश में इस किताब को जो है वो इस डायरी को छपवाने का फैसला किया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। और ये डायरी जो है एन फ्रैंक को जब 13वें जन्मदिन पर मिली थी। क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 42। उसमें 12 जून 1942 से लेकर के उसमें कुछ घटनाओं का जिक्र किया हुआ था, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। और उसमें 1 अगस्त 1944 तक का जो लेखा जोखा उसमें उसने लिख रखा था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और इसको बाद में जो है वो काफ़ी भाषाओं में इसका जो है वो ट्रांसलेशन किया गया, इसका जो है वो उसका अनुवाद किया गया बहुत सारे, क्योंकि शुरू में तो वो डच भाषा में जो लिखी गई थी, तो कई भाषाओं में उसका जो है वो अनुवाद किया गया। बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस पर कई फिल्में भी बनी, एंड टेलीविज़न सीरियल भी इस पर बने, थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी कुछ नाटक वगैरह भी इस पर, इवन एन ओपेरा, और ओपेरा शो जो होते हैं नाटक की तरह वो भी बने इस पर, बेस्ड ऑन द डायरी पर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसमें एक ऐसे मैच्योर यानी बहुत ही परिपक्व विचारों का और एक अंतःकरण की मानसिकता का वर्णन इसमें किया गया था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, तो उसमें जो है अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों का जब वहाँ पर शासन था तो उस दौरान जो है वो डेली लाइफ कैसी थी उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, तो एन फ्रैंक जो है वो बहुत ही एक प्रसिद्ध रिनाउंड मतलब जानी मानी लेखिका बन गई एक प्रकार से अपनी मृत्यु के बाद। एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स, और होलोकास्ट के जितने भी विक्टिम्स थे, वो शिकार थे उसकी, उस समय जो है वो जर्मनी के, और उसके रूप में उनको जाना जाता है, बहुत बात की जाती है हमेशा उसके बारे में। तो ये इसकी पूरे घटनाक्रम के बारे में, उसके जीवन के बारे में और उस समय के समय परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें बताई गई थी। तो यहाँ पर जो है वो आगे ये कुछ दिया गया है कि जर्नल जो होता है और डायरी जो होती है, लोग जो होता है, इनमें क्या अंतर होता है, और मेमोयर में क्या अंतर होता है। तो जर्नल जो है वो जैसे पत्र होते हैं, लेख होते हैं, तो वो होते हैं, और डायरी जो है वो एक ऐसा है फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी यात्रा का या किसी समय का जो है वो, और किसी घटना का पूरा लेखा जोखा उसमें एवरी डे का होता है उसमें, तो वो एक डायरी होती है। जर्नल जो है किसी घटना विशेष पर उस समय जो लिखी गई होती है वो जर्नल होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ही बताया गया कि इनमें क्या फ़र्क है। तो इसके बाद जो है अपने यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो आप ध्यान से सुने आप, और एक एक चीज़ को, इससे पहले मैं आपको जो है मीनिंग इसके बता देता हूँ चैप्टर के। तो ये इस चैप्टर की पूरी मीनिंग है। तो यहाँ से म्यूजिंग्स का मतलब होता है सोच विचार, थिंकिंग, ब्रूडिंग, जो भी इसका, तो आप इसकी इंग्लिश और हिंदी दो चीज़ नोट करें। अडोरेबल का मतलब अति आकर्षक या प्रिय, जिसको कहते हैं। कन्फाइड का मतलब विश्वास करना। कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत परिस्थिति, और एनहांस यानी बढ़ाना। फेयरवेल यानी विदाई। इंटेंडेड यानी प्रयोजन रखने का या कोई प्लान करना, योजना बनाना। लिस्टलेस यानी उदासीन, कुछ नहीं करने की स्थिति। नोट लूज द हार्ट, हतोत्साहित नहीं होना। ओल्ड फोगी, पुरानी जो है प्रसिद्धि किसी प्रकार की या पुराने विचारों का। वैकिंग का मतलब बुझाना। शेक और ट्रेम्बल, ठीक है, या हिलना, कांपना। रोवर्ड जो है वो दहाड़े मारकर हंसना। एनॉयड यानी नाराज़ होना। असाइंड यानी नियमित, तो नियत जो है वो, या कोई काम धंधा जो भी मिला वो सेलिब्रेशन उत्सव हो गया। तो इस प्रकार से ये मीनिंग जो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इनको ज़रूर नोट किया करें, और 10 मीनिंग जो रोज़ाना याद किया करें। अभी आपके पास जो है वो कोई काम नहीं है इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, तो आप इन मीनिंग को नोट करके और अच्छी तरह इनको याद किया करें। 10 मीनिंग की एक आदत डाल लें रोज़ाना आप याद करने की। और मैं वीडियो जो है वो एक सप्ताह में लगभग 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूँ इंग्लिश के, तो आप आराम से इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मीनिंग आप ज़रूर वीडियो को रोक करके नोट करें। इनके मीनिंग लगभग हर चैप्टर में आप देख रहे हैं कि 50 के आसपास मीनिंग होते हैं। तो आपको ये मीनिंग याद करने के लिए जब एक सप्ताह पर्याप्त होता है एक चैप्टर की मीनिंग याद करने के लिए। अगर आप 10 मीनिंग भी रोज़ाना याद करें तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो ये इतने मीनिंग थे इस चैप्टर के। अब अपने फिर वापस जो टेक्स्ट पर चलते हैं, आप इनको अपने रजिस्टर में नोट करें और याद किया करें। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो इसमें एन फ्रैंक ने जो है वो खुद को संबोधित करते हुए पूरा चैप्टर लिखा है। तो यहाँ है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो यहाँ पर एन फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना उस जैसे किसी के लिए भी जो एक बिल्कुल ही एक नया अनुभव होता है, एक विचित्र अनुभव होता है, एक बहुत ही अजनबी सा अनुभव होता है। एंड नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर I know anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। तो एन फ्रैंक यहाँ पर कहती है कि ये जो उसका लिखना है वो इसलिए नहीं है कि जो मुश्किल उसके लिए या कि अलग बात उसके लिए इसलिए नहीं है कि वो जो है वो उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि ऐसा भी लगता है कि एक 13 वर्षीय लड़की जो भी लिखेगी अपनी म्यूजिंग्स के बारे में, अपनी रुचियों के बारे में,
तो वो जो है उसको कौन रुचि लेगा उसको पढ़ने में, तो इसलिए उसको लगता था ओ वेल, फिर भी वो कहती है कि इट डजेंट मैटर, कि इसलिए फिर भी ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, कि मैं लिखना चाहती हूँ, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और वो कहती है कि मैं जो है मेरे हृदय में, चेस्ट का मतलब यहाँ पर हृदय से है, कि मेरे हृदय में जिस प्रकार के जितने भी विचार हैं मैं उनको अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पढ़े या नहीं पढ़े, कोई रुचि उसमें ले या नहीं ले, फिर भी मैं लिखना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो ये एक कहावत यहाँ पर दे रखी है कि कागज़ में जो है वो लोगों से अधिक पेशेंस होता है, धैर्य होता है, पेशेंस यानी धैर्य यहाँ पर, क्योंकि कागज़ पर कुछ भी लिख देते हैं तो वो सहन करता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। अच्छी बुरी जैसी भी बात आप उस पर लिखें, वो लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो उस पर बड़े धैर्य से उसको समाहित करके रखता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड। तो एन फ्रैंक यहाँ कहती है कि वो इस सब के बारे में या इस कहावत के बारे में तब सोचा करती थी उन दिनों में जब वो ये महसूस करती थी, डिप्रेस्ड यानी बहुत ही तनाव में महसूस करती थी, दुखी महसूस करती थी। एंड वो सिटिंग एट होम विद माई चिन एंड माई हैंड्स, और जब वो अकेली बैठी होती थी, बोर्ड यानी जब वो बोर्ड का मतलब जब खाली बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता है, तो बोर्डम की जो स्थिति होती है, कुछ भी नया करने की स्थिति, लिस्टलेस यानी ऊर्जाहीन जब बैठे होते हैं, तो अपने हाथों से अपने ठुड्डी को हाथ में लिए हुए जब बैठी रहती थी और चिंता में, तब ये महसूस करती थी इसके बारे में, इस कहावत के बारे में, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और वो ये सोचती रहती थी, वंडरिंग यानी सोचती रहती थी कि वो बाहर जाए या फिर यहीं रुके, क्या करे, यानी कोई क्या काम करे वो। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, तो वो ब्रूडिंग यानी यहाँ पर सोचते विचारते उसने ये फैसला किया कि वो वहीं रुकेगी, वहीं रहेगी। यस, तो उसने कहा हाँ, पेपर डच हैव मोर पेशेंस, तो उसको विश्वास हो गया कि वास्तव में जो कागज़ में धैर्य होता है, मैं जो भी लिखूंगी उस पर जो वो मेरा कागज़ या मेरी डायरी जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, मुझे कोई बुरा नहीं बताएगी, इसलिए उसने लिखने का फैसला किया। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, तो यहाँ एन फ्रैंक कहती है कि मैंने ये फैसला किया था, प्लान किया था कि कोई और जो है मैं किसी को ये डायरी नहीं पढ़ने दूंगी। स्टिफ बैक्ड का मतलब है जो जिसका कवर जो है काफ़ी मोटा हो, सख्त कवर वाली जो उसकी नोटबुक थी, डायरी थी, वो जो है वो किसी और को पढ़ने के लिए नहीं देगी। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको बड़े गर्व से जो डायरी कहती थी उस नोटबुक को। एंड अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि जब तक मेरे को कोई ऐसा मित्र नहीं मिलता जो मेरा सच्चा मित्र हो, तब तक मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रॉब्ली विल नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और यदि कोई मेरा सच्चा मित्र हो, अच्छा मित्र हो, अगर उसको कोई पढ़ता है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा संभवतः, प्रॉब्ली यानी संभवतः, यानी और कोई नहीं पढ़े, उसका कोई अच्छा साथी और वो इसको पढ़े तो उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से वो डायरी लिखने का फैसला करती है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, तब वो एन फ्रैंक कहती है कि अब वो वापस अपने उस मुख्य बिंदु पर आती है। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि जिस बात ने उसको प्रॉम्प्ट किया या उत्साहित किया उसने कि भी वो डायरी क्यों लिखी, यानी सबसे पहले स्थान पर अपने मित्र के रूप में डायरी को क्यों रखी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसका इतना अच्छा और कोई मित्र नहीं था, डायरी उसको सबसे अच्छा मित्र लग रही थी, जिस पे वो हर बात व्यक्त कर सकती थी, लिख सकती थी, अपने मन की बात लिख सकती थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो वो आगे कहती है कि मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आगे। सिंस नो वन विल बिलीव, कि शायद इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, दैट द 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एन फ्रैंक यहाँ कहती है कि मैं आगे और बता देना चाहती हूँ कि कोई 13 वर्षीय लड़की पूरी तरह दुनिया में अकेली है, ये शायद इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा और ये सही भी नहीं लगता है। एंड आई एम नॉट, और वो कहती है कि मैं अकेली हूँ भी नहीं वैसे तो। आई हैव लविंग पेरेंट्स, की मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे माता पिता हैं। ए 16-year-old सिस्टर, एक मेरी 16 वर्षीय बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे कुछ 30 दूसरे लोग भी हैं जिनको मैं अपना मित्र कह सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, और मेरे परिवार में कुछ मेरी चाची और दूसरी रिश्तेदार भी हैं, और मेरा एक अच्छा घर भी है, यानी सब कुछ है। नो ऑन द सरफेस, लेकिन ऑन द सरफेस का मतलब यहाँ की ऊपर से जो वो सभी हैं। ऑन द सरफेस यानी दिखावे के लिए तो सभी हैं। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, की सब कुछ है मेरे पास, ऐसा लगता था ऊपर से देखने में, एक्सेप्ट
इसकी बजाय, एक्सेप्ट का मतलब बजाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, बल्कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। ऊपर से दिखने के लिए मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, मेरे आसपास बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा कोई सच्चा मित्र जो है नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, आई एम विद द फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, कि जब मैं अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताती हूँ, तो जब मैं सोचती हूँ आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे घुलती मिलती हूँ, तो केवल सामान्य बातों के अलावा, ऑर्डिनरी जो एवरीडे रोज़ाना की बातें होती हैं, उनके अलावा कुछ भी बात नहीं कर पाती हूँ। मतलब सामान्य बातचीत होती है उनके साथ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर यानी नज़दीक, बल्कि हालांकि हम बातचीत करते हैं, गुड टाइम, अच्छा टाइम साथ में बिताते हैं, लेकिन ये कहें कि ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत नज़दीक हैं या अच्छे मित्र हो गए हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, और समस्या यही है, यानी उसको उनमें कोई एक अच्छा मित्र जो दिखाई नहीं देता है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, तो वो एन फ्रैंक यहाँ पर कह सकती है, हो सकता है ये मेरी गलती के कारण, फॉल्ट के कारण ऐसा हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर कन्फाइड यानी विश्वास, भरोसा नहीं करते हैं, या एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। इन एनी केस, फिर भी किसी भी मामले में या किसी भी ऐसी बात में, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि जैसे ये परिस्थितियाँ हैं या जो इस प्रकार की स्थिति बन गई है, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और वो दुर्भाग्य से कुछ बदलती हुई लगती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बदल जाएगी चीज़ें। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने अपनी डायरी स्टार्ट की। मैंने अपनी हर बात जो है हृदय की उसमें बताने की कोशिश की, ताकि मैं हर बात जो है कम से कम एक मेरा सच्चा मित्र जो उसको उसने डायरी के रूप में बना लिया था, उसको मैं बताऊंगी, उसमें लिखूंगी, नोट करूंगी। तो इस प्रकार से वो डायरी लिखना शुरू करती है। एंड टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना या आगे और बताना। तो वो कह रही है कि मैं इसका जो चित्रण और आगे करूँ, यदि मेरी डायरी का, लॉन्ग अवेटेड का मतलब जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था मेरे मित्र का, मेरी कल्पनाओं में या मेरी इमेजिनेशन के अंदर जो है वो, तो इसके बारे में और अधिक मैं बताऊं और स्पष्ट करूं, चित्रण करूं इसका। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो वो कहती है कि यहाँ पर जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना या जल्दबाजी में कुछ लिख देना। तो वो कह रही है कि मैं इसमें ऐसी कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं लिखना चाहती हूँ, जैसा कि लोग अक्सर करते रहते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं डायरी को अपनी एक ऐसी अच्छी मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और वो कहती है कि मैंने इस मेरी मित्र का जो नाम है वो किटी रखा है, ठीक है। और तो इस प्रकार से उसमें डायरी का नाम उसने जो है किटी रखा है। और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन देखें, उसको मैं जो आपको इसको वीडियो का जो लास्ट भाग होगा उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप यहाँ पर टेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन। तो प्लंज राइट का मतलब इसमें उलझन में पड़ जाना या इसमें लिखने में पड़ जाना। तो वो कह रहे कि कोई भी नहीं समझ पाएगा कुछ भी, यदि मैं सिर्फ इसमें इसको एक सामान्य बात की तरह मेरी कहानी जो इसमें लिखना शुरू कर दूँ। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि यदि मैं इसमें जो है वो मेरे जीवन का कुछ पूरा चित्रण इसके अंदर करूँ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। वो कहती है कि हालांकि मुझे ये करना कोई पसंद नहीं है, डिसलाइक है, उसको पसंद नहीं है, फिर भी मैं इसमें जो मेरा कुछ मेरे बारे में संक्षिप्त चित्रण जो है वो ज़रूर करूँगा। माई फादर, तो वो आगे बताती है कि माई फादर यानी मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर, कि जो दुनिया के सबसे अच्छे सबसे प्रिय पिता हैं, आई एवर सीन, यानी मैंने इतना जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी व्यक्ति लोगों को देखा है उनमें सबसे प्यारे हैं उसके पिता जो हैं। डिड नॉट मैरी माई फादर अनटिल ही वाज 36। तो यानी उसकी माँ से जब उसकी शादी हुई तो उसके पिता की उम्र जब वो 36 थी, यानी 36 साल थी, एंड शी वाज 25, और वो 25 साल की थी उसकी माँ। माई सिस्टर मार्गोट, उसकी बहन का नाम मार्गोट है, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो उसकी बहन का जन्म जो 1926 में हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और उसका जन्म जब 1929 में 12 जून को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4। तो वो बताती है कि जब वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहे, जर्मनी में रहे। माई फादर इमिग्रेटेड टू पोलैंड इन 1933। तो 1933 में उसके पिता जो इनगेट का मतलब वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना, तो उसके पिता जो हॉलैंड चले गए। एंड माई मदर एडिक्स हॉलैंडर, तो उसकी फ्रैंक ये उसकी माँ का नाम है। तो वो जो है वेंट विद हिम हॉलैंड इन सितंबर, और वो सितंबर में जो है वो उनके साथ वहाँ पर हॉलैंड में गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू Akin to stay with our
आवर ग्रैंड मदर, और वो कहती है कि उसको और उसकी बहन मार्गोट को जो है वो एकिन भेज दिया गया अपनी दादी के साथ रहने के लिए। एंड मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और दिसंबर में मार्गोट जी है वो भी जो है वो हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और वो जो है उसके बाद में जो है वो फरवरी में हॉलैंड में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट ऑन फॉर मार्गोट, तो और उस वो जो जिस दिन वहाँ पर फरवरी में जो है वो जब हॉलैंड में गई तो उस दिन उसकी बहन जो मार्गोट है उसका जन्मदिन था। तो प्लंक डाउन का मतलब है कि वैसे तो लापरवाही में कुछ रख देना, लेकिन उसने तुरंत जाकर के, क्योंकि वो बर्थडे के दिन ही गई तो वहाँ पर उसने उपहार ले जाकर के मेज़ पर जल्दी से रखा, यानी बर्थडे के दिन वहाँ पर वो पहुँची। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, तो वो कहती है कि मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल यानी बच्चों का जो स्कूल होता है वहाँ पर उसने पढ़ना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक वो 6 साल की हुई तब तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब तक वो जो है वो प्रथम क्लास में थी, प्रथम कक्षा में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कूपरस, तो मिसिज कूपरस जो है वो जब 6ठी क्लास में वो थी तब उसकी टीचर हुआ करती थी। एंड द हेड मिस्ट्रेस, और वो थी वहाँ की प्रधानाध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस साल के अंत में वी वर बोथ इन टीयर्स, उनकी दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग यानी बहुत ही हृदय को तोड़ने वाला या दुखदायी जो है वो फेयरवेल उनकी विदाई होने वाली थी, वो बिछड़ने वाले थे अपनी हेडमिस्ट्रेस से, यानी अपनी प्रिय टीचर से वो बिछड़ने वाली थी, तो उनकी दोनों की आंखों में आंसू थे। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, तो आगे बताती है कि 1941 की गर्मियों में उसकी दादी जो है वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद द लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उनके बर्थडे पर जो है वो उस बार कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और वो जो है वो 1942 की जनवरी में उसकी दादी का देहांत हो गया, वो बताती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो उसकी दादी के बारे में कितना सोचती थी, स्टिल लवर, कि आज भी उससे प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी उसको। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और जब उसका 1942 में जन्मदिन आया, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, तो चूँकि वो पिछला जन्मदिन नहीं बना पाई थी तो उसने सोचा था कि इस जन्मदिन में मैं उसकी कमी पूर्ति करूँगी। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग द रेस्ट, और बाकी मोमबत्तियों के साथ जन्मदिन पर जो उसकी दादी के नाम की भी एक मोमबत्ती जलाएगी। तो लाइट की यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है लिट, तो यानी शेष मोमबत्तियों के साथ जो है वो दादी के नाम की एक मोमबत्ती भी उसने जलाई और उस जन्मदिन को मनाया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, तो वो बताती है कि हम चारों जो है बहुत अच्छे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, एकदम ठीक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ द 20th जून 1942, और आज दिनांक जो है वो 1942 की 20 जून है, और आज तक जो है वो द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं पूरी समर्पण के साथ, सोलमन का मतलब बहुत ही सिंसियर होकर के, ईमानदार होकर के, और डेडिकेशन यानी समर्पण के साथ जो मैं डायरी इस तारीख को शुरू करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो आज अपना चैप्टर हम इतना ही पढ़ेंगे, तो यहाँ उसके बाद उसकी डायरी का जो है वो शुरू होगा, तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर इसको लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और पाठ को जो है वो इस वीडियो को 2-3 बार सुना करें ताकि आपको टेक्स्ट लर्न हो जाए, और मीनिंग जरूर याद किया करें। मैं बार बार आपको कहता हूँ मीनिंग याद करेंगे तो आप इंग्लिश आपकी सुधरती जाएगी। उसके साथ साथ ग्रामर पर भी आप ध्यान दें, मैं बीच बीच में वीडियो ग्रामर की मैंने डायरेक्ट नेट का बनाया है, और टेंस का मैं एक बहुत ही ब्रीफ और एक सभी के लिए एप्लीकेबल एक वीडियो बनाने की मैं योजना बना रहा हूँ, ताकि आपको जब टेंस को बहुत लेंदी नहीं करके बहुत आसानी से और शीघ्रता से सिखा पाएँ। तो इसकी भी मेरी कोशिश है, मैं जल्दी इस पर वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, और इंग्लिश की वीडियो को 2-3 बार सुना करो, कुछ दिन छोड़ करके फिर सुना करो, ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।